विदर्भ का अमरावती जिला महाराष्ट्र में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। फिलहाल यहां एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है, मगर जो हालात है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, न ही मास्क लगा रहे हैं, न ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। अमरावती में जिस तरह की चहल पहल नजर आ रही है, उसे देखकर कौन कहेगा कि यहाँ लॉकडाउन चल रहा है। सिर्फ आवश्यक काम के लिए आम लोगों को बाहर जाने की इजाजत है, पर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। महाराष्ट्र राज्य में अमरावती अब कोविड-19 का नया हॉटस्पॉट बन गया है। अब कहने को तो अमरावती में 1 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आसपास ग्राउंड जीरो में अगर हम नजर डालें तो जिस तरीके की यहाँ पर हलचल है, जिस तरीके की यहाँ पर चहल पहल है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि यहाँ पर लॉकडाउन है। हालांकि जगह जगह पर हम यहाँ पर इस पूरे जिले का हम दौरा कर रहे हैं तो हमने पाया है कि पुलिस मुस्तैद जरूर नजर आ रही है। गाड़ियां रुकाई जा रही हैं, लोगों से पूछताछ करी जा रही है, आखिर उनके बाहर निकलने का कारण क्या है। अगर कोई इलीगल घूम रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी का रियल रीजन हो, मेडिकल इमरजेंसी या अदर कुछ जो जीवनावश्यक है, उसके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन रियल में अगर कोई जानबूझकर घूम रहा है तो फिर ऐसे चेक करके वेरीफाई करके उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आम लोगों में लापरवाही का आलम यह है कि मेडिकल शॉप के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। बिना मास्क के घूम रहे सब, अपने अंदर से किधर भी इधर उधर। यानी तो अवेयरनेस नहीं आई है क्या लोगों में अभी भी? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार अपनी तरफ से ज्यादा कदम नहीं उठा पा रही है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए? नहीं, डर तो लग रहा है। अचानक कैसे बढ़ गए केस इससे ज्यादा? वो शायद लापरवाही का भी नतीजा हो सकता। ऐसा लगता तो नहीं है कि कोरोना है करके, सिर्फ पाबंदियां बढ़ाई जा रही। तो आप लोग कैसे अपना प्रोटेक्शन कर रहे हो? बस आप जैसा सरकार बोली वैसा कर रहे। अमरावती में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। 26 फरवरी को 754 केस आए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। 25 फरवरी को 906 केस आए थे और 6 लोगों की मौत हुई। 24 फरवरी को यहां 802 केस आए और 10 लोगों की मौत हुई। 23 फरवरी को 926 केस आए और 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 22 फरवरी को अमरावती में कोरोना के 555 मामले आए थे। अगर केस बढ़ने की रफ्तार नहीं थमी तो मरीजों को इलाज में दिक्कत हो सकती है। 25 फरवरी तक की बात करें तो अमरावती में कोरोना के लिए बनाए गए 19 कोविड सेंटर में से 7 पूरी तरह भर चुके हैं। फिलहाल अमरावती में कोरोना मरीजों के लिए 392 आईसीयू बेड हैं, जिनमें से कि 305 भर चुके हैं और 87 खाली हैं। जनरल बेड्स की बात करें तो 365 जनरल बेड हैं, जिनमें कि 228 भर चुके हैं और 137 खाली हैं। अचानक अमरावती में केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी वजह पता नहीं चल रही, पर एक बात साफ है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। की गई इसके ऊपर, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे शादी जो हुई या कोई भी सोशल फंक्शन हुए उसमें कोई मास्क नहीं था, कोई लिमिटेशन नहीं थे। 1000 लोगों के मैरिजेस हुए, 1000 लोगों के फंक्शंस हुए। कुछ पिछले महीने ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए, उसमें भी काफी भीड़ हुई। लेकिन ये सिर्फ अमरावती में नहीं हुआ ना, ये तो पूरे महाराष्ट्र में हुआ, पूरे देश में हुआ, सब जगह भीड़ थी। फिर आंकड़ा अमरावती का क्यों बढ़ा? फिलहाल तो अमरावती में लॉकडाउन 1 मार्च तक है। हालात देखकर प्रशासन आगे के लिए फैसला लेगा। फरवरी के पहले हफ्ते से काफी मोटे प्रमाण पे संख्याओं का इजाफा हुआ है और इसका जो पीक है, ये ऑलरेडी जो सितंबर में हमारा पीक है उसको ये क्रॉस कर चुका है। सो कहीं पे हमें लगता है कि जो स्ट्रिक्ट मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उसके कारण से इस इजाफे में कहीं ना कहीं रुकावट, कहीं ना कहीं इसकी बढ़ोतरी कम होगी। इस प्रकार का एक प्रयास इसमें किया गया है और अभी जो केसेस हैं वो पिछले 7 दिनों से कहीं ना कहीं पे थोड़े से कहीं पे हॉल्ट हुआ है। सो इन केस वी विल असेस द सिचुएशन, इसको हम 1-2 दिन में और वेरीफाई करेंगे। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है अमरावती को आइसोलेट करना ही इस वक्त सबसे बढ़िया सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि वायरस जिस तरीके से फैल रहा है वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, अमरावती, आज तक। मुंबई में आज एक बार फिर से 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में 1034 पॉजिटिव मामले मिले और 3 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। मुंबई में एक्टिव केस 9315 हो गए हैं। बीएमसी के लिए एक बड़ी चिंता धारावी में भी है,
जहां पर कोरोना के मामले बढ़ना सबसे बड़ी परेशानी है। धारावी वो इलाका जहां पे छोटे छोटे जगहों पर ज्यादा लोग रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि बीएमसी को नाको चने चबा दिया था इस इलाके ने, जब पिछली बार यहाँ पर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी बीएमसी को। और यही वजह है कि एक बार फिर तकरीबन 37 दिनों बाद आंकड़ा फिर से डबल डिजिट में पहुंचा है। कई दिनों तक तो ये 0 भी था, लेकिन अब जब तकरीबन 33 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस हैं धारावी के, इन सब को क्वारंटाइन में किया जा रहा है। वहीं एक्टिव टेस्टिंग भी की जा रही है, मोबाइल वैन्स भेजे जा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, यहाँ एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने बीएमसी की नींद उड़ा दी है। केस बढ़ने लगे हैं, लेकिन स्थानीय लोग फिर भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अब भी मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। ताजा मास्क के रखे ही नहीं है। आप लोग भी अभी मास्क नहीं पहन रहे हैं। इतने सारे लोग देखिए एक ही कमरे में है, आपको तो मास्क पहनना चाहिए ना, जरूरी है ना। आप लोगों को कहते हैं मास्क पहनने के लिए, मास्क पहनने के लिए अच्छे है ना, सेफ्टी भी है। आंटी आप भी मास्क बिना पहने घूम रही हैं? नहीं, अभी इधर दुकानों पर है, रख दिया इधर काम करता है, मास्क पहनते हैं। धारावी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आप मास्क क्यों नहीं पहनिए? अरे मास्क अभी काम कर रहे हैं, मास्क नहीं लाया तो। अरे लेकिन आपके आसपास कई लोग हैं, मास्क पहनना भी है। मास्क पहन के आया था, अभी इधर काम करता है, क्या करने का। मास्क आया अंदर चल आप बिना मास्क के घूम रहे हैं? मास्क पहनना। धारावी में मामले बढ़ रहे हैं, आपने सुना? फरवरी के पहले हफ्ते में धारावी में कोरोना के केस 0 से 5 तक आ रहे थे। 2 फरवरी को एक भी केस नहीं आया था। फरवरी के दूसरे हफ्ते से धारावी में कोरोना के मामले बढ़ने लगे। धारावी में रीडेवलपमेंट के बाद बनी कुछ रिहायशी इमारतें भी हैं। यहाँ से ज्यादा केस आ रहे हैं। बुधवार को धारावी में 10 केस आए। बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने यहाँ टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन शुरू कर दी है। ये एम्बुलेंसेज दरअसल करते क्या हैं कि जो अगर एक आदमी अगर शख्स पॉजिटिव आया है, तो उसके आसपास में रहने वाले जो घर के लोग हैं, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, जो सब एक कॉमन वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, उन सब की टेस्टिंग होती है। जैसे कि अगर एक शख्स अगर धारावी में जैसे आज पॉजिटिव आया, तो उसके आसपास तकरीबन 22 लोगों को टेस्ट किया गया, उन सब की टेस्टिंग की गई और अब रिपोर्ट का इंतजार है। मुंबई में मास्क को लेकर प्रशासन ने चेकिंग बढ़ा दी है, पर कोरोना की दूसरी लहर के मंडराते खतरे के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सर हमारा काम तो हमारे हिसाब से अच्छा ही है, मतलब पब्लिक की सेफ्टी के लिए पब्लिक अपने आप से आजकल मतलब मास्क निकाल के चले, उनकी सेफ्टी के लिए हम काम करते हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो आते हैं, लैंग्वेज अलग उनका रहता है, अलग लैंग्वेज के हिसाब से बात करते हैं, हम अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। प्यार से जितना अच्छे से कोशिश करें, प्यार से हैंडल हो जाए बात, लेकिन सामने वाले को नहीं रहता। कुछ आते हैं 90% में से कुछ आते हैं जो प्यार से हैंडल हो जाते हैं, और बाकी जो रहते हैं गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, फिर जाते हैं। सर पिछले साल मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र ने लंबा लॉकडाउन झेला है। अमरावती को छोड़कर किसी भी जिले में अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, पर हालात को काबू में लाना अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। लॉकडाउन को टालना है तो जरूरी है मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोते रहना। बीएमसी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। बीएमसी का कहना है कि इसके 2 मुख्य रीजन है। एक कि अब मुंबई में सब कुछ खुल गया है और लोग कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो नहीं कर रही है। बीएमसी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कर रही है और साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुड़ी हुई है। बीएमसी का कहना है कि इसी तरीके से अगर लोग कोविड-19 के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसे ही केसेस बढ़ते जाएंगे। अगले कुछ दिन मुंबई के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है। सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही झड़पों की शुरुआत हो गई है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक गोदाम में घुसकर बीजेपी की प्रचार वैनों में तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है और बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया है कि ऐसे में निष्पक्ष चुनाव भला कैसे हो पाएगा।
महीनों से छिटपुट सियासी झड़पों और टकराव से दो चार हो रहे बंगाल में ऐन चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही हिंसा की पहली घटना हो गई। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के चंद घंटे बाद की ये तस्वीरें कोलकाता के काडपारा इलाके की हैं, जहां बीजेपी के एक गोदाम पर गुंडों ने धावा बोल दिया। हमले की यह घटना रात 11 बजे की है। फूल बागान पुलिस स्टेशन इलाके में स्वभूमि के पास इस गोदाम में बीजेपी की दर्जनों पब्लिसिटी वैन खड़ी थी। कुछ गुंडे इस गोदाम में घुसे। कुछ देर तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस होती रही, लेकिन इसके बाद गुंडों ने बीजेपी की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मोबाइल में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे गुंडे गाड़ियों के शीशे और उनमें लगी एलईडी को तोड़ रहे हैं। रह रहकर गाड़ियों के शीशे तोड़ने की आवाजें आती रहीं। काफी देर तक हंगामा और तोड़फोड़ करने के बाद ये गुंडे लौट गए। इसके बाद कई गाड़ियों के शीशे टूटे दिखे। बीजेपी का इल्जाम है कि ये टीएमसी से जुड़े लोग थे जिन्होंने बीजेपी की पब्लिसिटी वैन को भारी नुकसान पहुंचाया। ये वही पब्लिसिटी वैन थी जिनको गुरुवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनार बांग्ला कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया था। चुनावी मुद्दों पर राय लेने के लिए ये वैन सभी विधानसभा इलाकों में जाने वाली थी। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर तोड़फोड़ कराने का आरोप लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने घटना के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया, आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव की तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी और एलईडी भी खोल कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके कहा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के रथ तोड़ डाले। टीएमसी की सियासी हिंसा के कल्चर को देखते हुए चुनाव आयोग के लिए ये मुश्किल चुनाव होगा। अभी तो सियासी समर शुरू हुआ है। आगाज ऐसा है तो अंजाम तक सब कुछ शांति से निपटने की उम्मीद बेमानी है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराने में भी सियासी घमासान हो गया। ममता बनर्जी ने इसको लेकर सवाल उठाए। बीजेपी के साथ साथ विवाद में ममता ने चुनाव आयोग को भी घसीट लिया है। West Bengal, 8 phases. Last time it was 7. West Bengal first phase, date of poll 7 March. The counting shall be done on 2nd May 2021. बंगाल में जिस चुनावी रण की तैयारी महीनों से चल रही थी, उसकी तारीखों का ऐलान आखिर हो गया। पिछली बार 7 चरणों में चुनाव और इस बार उससे बढ़कर पूरे 8 चरणों में बंगाल का चुनावी समर होगा। लेकिन इस लंबे चुनावी शेड्यूल पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले सवाल उठाया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। उन्होंने चुनाव 8 चरणों में कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक तमाम सवाल उठा दिए। ममता ने सीधा आरोप लगाया कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये आरोप भी जड़ दिया कि बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। So our request would be, please see, BJP has the agency power, BJP has the government of India power. But one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. ममता को आधे दर्जन से ज्यादा फेज में चुनाव पर ऐतराज था, लेकिन बीजेपी इससे बेपरवाह नजर आई। पार्टी नेता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा करते नजर आए।
सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। उधर कांग्रेस ने भी 8 फेज में वोटिंग कराए जाने को लेकर सीधे कुछ नहीं कहा। आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। बंगाल में इस बार का सियासी मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव के लंबे शेड्यूल पर ममता बनर्जी के सवालों से ये तो साफ हो गया कि इस बार की चुनौती ममता के लिए कुछ बड़ी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। चुनाव 5 राज्यों पर है, लेकिन सबकी नजरें बंगाल पर टिकी है। वही बंगाल जहां ममता बनर्जी की मोदी शाह से सीधी चुनावी भिड़ंत है, और ये ममता के सियासी अस्तित्व का चुनाव है, जबकि बीजेपी ने इसको प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ 2021 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई के अखाड़े में सबसे बड़े योद्धाओं में आर पार का खेल शुरू हो गया। ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बंगाल की ये सियासी लड़ाई नरेंद्र मोदी और शाह की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बंगाल की ये लड़ाई ममता बनर्जी के सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई सिद्धांतों और पार्टी के विचारों की लड़ाई है। सीधे मुकाबले में चुनाव से पहले अपने अपने दावे हैं। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं। देखिए, अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीटें आएंगी इस इलेक्शन? My level of confidence is 110%, and कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे, कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे, और 221 का कम नहीं होगा। शाह अपनी भविष्यवाणी के पीछे अतीत के आंकड़ों को गिना रहे हैं, तो सीधी टक्कर में ममता अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल की धरती से निकला जनादेश एक राज्य का मत होगा, जो 2024 में होने वाली सियासी महाभारत का ट्रेलर भी होगा। इसे आप यूं समझिए, मोदी शाह जैसे सियासी योद्धाओं को ममता बनर्जी सीधी टक्कर दे रही हैं, वो भी अकेले। सड़कों पर बड़े संघर्ष से खुद को सियासत में स्थापित करने वाली ममता को मोदी लहर को रोकना है। 2019 के नतीजों से उत्साहित मोदी और शाह की जोड़ी को रोककर ममता खुद को सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी साबित कर सकती है। 10 साल के शासन में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लेकिन ममता अपनी लोकप्रियता साबित करके हैट्रिक लगा सकती है। ममता अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करने वाली नेताओं में है और उनके विचार पर मुहर लगेगी। ममता पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है और इस चुनाव में ममता की जीत उनकी सेक्युलर इमेज को और भी मजबूत कर देगी। 2021 का यही चुनाव ममता के राजनीतिक सफर में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि बंगाल से ममता के लिए विपक्ष के सबसे सर्वमान्य नेता के रूप में उभरने का मौका मिलेगा, जो 2024 में बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक वोटों से 2011 और 2016 का चुनाव जीता। बंगाल की जनता ने
ममता पर आंख बंद करके भरोसा किया। ममता ने मोदी लहर को बंगाल के बॉर्डर पर 2014 लोकसभा और 2016 विधानसभा चुनाव में रोक दिया, लेकिन 2019 में पहले से ज्यादा वोट शेयर के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में अप्रत्याशित जीत दर्ज की। अब बीजेपी 2021 में बंगाल से ममता राज का द एंड करने का दम भर रही है। मोदी, शाह और नड्डा बंगाल में परिवर्तन के लिए पसीना बहा रहे हैं। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 में हुए बंगाल असेंबली इलेक्शन में 9 सीटों पर विजय पाई। तब से लेकर अब तक बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी के एजेंडे में है, जो 2021 में बीजेपी पूरा करना चाहती है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी और शाह की जोड़ी 2014 से बंगाल पर पूरा फोकस कर रही है। बंगाल को मोदी और शाह ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि विरोध के सबसे मुखर आवाज ममता बनर्जी है। बंगाल में ममता के तुष्टीकरण को हिंदुत्व से बैलेंस करने का मौका है। ममता सीएए के खिलाफ बोलती आई हैं, और अगर उन्हीं के राज में बीजेपी जीत गई तो इसे रेफरेंडम की तरह पूरे देश में पेश करेगी। बीजेपी बंगाल में जीत को अपने राष्ट्रवाद की जीत के तौर पर देखेगी और 2024 में बंगाल से आने वाले सियासी खतरे को 2021 में ही रोक देगी। बीजेपी के मिशन बंगाल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी 3 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं, जबकि अमित शाह 4 बार। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि मोदी ने बिहार चुनाव के बाद ही विजय संबोधन में बंगाल का चुनावी अभियान शुरू कर दिया था। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। सियासी बिसात उसी वक्त बिछ गई थी जिस पर अब चाल चली जा रही है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा से लेकर सोनार बांग्ला के द्वारा चुनाव अभियान में है, लेकिन चुनावी युद्ध में शब्दों के बाण सीधे सीधे ममता बनाम मोदी शाह को टारगेट कर चलाए जा रहे हैं। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission who have highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? बंगाल में प्रचंड सियासी युद्ध के पीछे सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं, सियासी सीटों की भी लड़ाई है। इसे यूं समझिए, विधानसभा की 294 सीट, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16 सीट। यानी बंगाल का जनादेश सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है। बंगाल के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के खेल भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।